अच्छा सलमान आबिद साहब, आपने अभी अजहर सिद्दीक साहब का तजिया भी सुना। ये कैसी बात है कि तकरीबन तमाम ममालिक, ख़ास तौर पे डेवलप्ड ममालिक तो सबसे ज़्यादा, वो जितनी मर्जी आपस में उनकी कोल्ड वॉर्स चल रही हों, एक बड़ी सर्द महरी से वो आपस में ताल्लुकात रखते हों ना, बहुत ज़्यादा गपशप लगाते हों, लेकिन ट्रेड के ताल्लुकात बहरहाल उनके कायम रहते हैं और उनको कभी भी पिक एंड चूज़ नहीं करना पड़ता कि ए के साथ अच्छा बनेगा तो बी के साथ लड़ाई करनी है। वो ए के साथ भी चलते हैं और बी के साथ भी चलते हैं। पाकिस्तान क्यों इस नहज पर आ गया है कि अगर आप अमेरिका के साथ अच्छे हैं तो आप चाइना के साथ आपको हर सूरत थोड़ा सा कोई ना कोई गड़बड़ करनी है, सी पैक रोकना होगा, सी पैक का काम जो वो तेज़ी से हो रहा है उसको थोड़ा सा स्टॉप लगाना होगा अगर अमेरिका बहादुर को खुश करना है। हम दोनों को साथ साथ लेके क्यों नहीं चल सकते भाई? देखिए, दोनों को साथ लेके चलने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने डोमेस्टिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मजबूत हों। जब आप कमज़ोर पोजीशन पे खड़े होते हैं तो आपकी कोई पोजीशन नहीं होती, फिर आपको डिक्टेशन दी जाती है। अभी ये जो सालदार साहब ने कहा कि हमें जियो पॉलिटिक्स का सामना है जी और IMF हमें डिफॉल्ट करना चाहता है, बिल्कुल। तो मेरा सवाल तो ये है कि ये जो पूरे 1.25 साल से बिलावल भुट्टो साहब तूफानी दौरों पे निकले हुए हैं वर्ल्ड वाइड वजीर खारजा के तौर पे, उसका फिर क्या इम्पैक्ट मिला है? यानी अगर आप पाकिस्तान को आइसोलेट कर चुके हैं, आपके बकौल के हमें श्रीलंका बनाया जा रहा है, आपके बकौल के हमें डिफॉल्ट किया जा रहा है, आपके बकौल के जियो के स्ट्रेटेजिक जो है हमें आइसोलेट किया जा रहा है, तो फिर बिलावल भुट्टो साहब की सफारतकारी और डिप्लोमेसी और वजारत खारजा की जो कारकर्दगी है वो क्या है? और ये जो कहा जाता था कि नवाज शरीफ की वजह से दुनिया हमें देखती है, वो कहाँ गई नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी और शहबाज शरीफ साहब के जादू जो है वो क्यों नहीं पाया? असल में देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान किन हालात का शिकार है, इसीलिए आपके सामने IMF ने आके कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल करें। यानी उनको रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं कर रहा। इसी तरीके से जब चाइनीज वजीर खारजा आए थे तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करें। उनको पता था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं हो रही। फिर जिस वक्त दुनिया आपके अंदर ह्यूमन राइट्स के सवालात उठा रही है तो उनको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमन राइट्स सिचुएशन क्या है। यानी इससे बड़ा टेस्ट केस क्या हो सकता है कि इमरान रियाज को 34 दिन हो गए हैं और आज तक उसको अदालत में पेश नहीं किया गया। इसी तरीके से और बेतहाशा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पर हो रही है। तो मेरा मतलब है कि दुनिया को इतना बेवकूफ मत बनाएं। दुनिया अपनी आंख से देख रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। आज जो मिसाल के तौर पर सेनेट में अमेंडमेंट की गई है कि सदर से इख्तियार लेके इलेक्शन कमीशन को दे दी गई इलेक्शन की तारीख देने के बारे में, इसका मतलब यह है कि आप इलेक्शन के बारे में भी संजीदा नहीं है। आपको लगता है कि सदर उसमें रुकावट पैदा कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल नहीं हो रहा, कानून पे अमल नहीं हो रहा, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस आपकी नहीं है, फिर आप कैसे इस मुल्क को चलाएंगे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली? दुनिया आपके साथ इस तरह से नहीं चलेगी जैसे आप चलाना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक ज्यादा मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो चार है, क्योंकि हमने आइन को पीछे छोड़ दिया है, और अपना कानून को पीछे छोड़ दिया है और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, अभी ये कल कराची का इलेक्शन हुआ है ना, मेयर का इलेक्शन हमने देख लिया ना, कैसे यरगमाल बना के आपने 30-31 लोगों को बाहर निकालकर इलेक्शन जीता है। कौन इसको कहेगा ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? बिल्कुल। अच्छा, मैं ये इसी पे आने वाली थी कि इलेक्शन कमीशन को मजीद बाइख्तियार करने से या तो इसकी वजह या तो ये हो ना कि इलेक्शन कमीशन इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है कि आप कहें कि जी अब ठीक है, सदर पाकिस्तान की बजाय इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार होकर फैसले कर ले। जब वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि आइन कहता है, आर्टिकल 105 क्या कहता है, आर्टिकल 224 क्या कहता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, कितना कैटेगोरिकली वो बताता है कि अगर असेंबलीज आप मुकर्ररा मुद्दत से पहले डिसॉल्व कर दें तो 3 माह, वरना अपने वक्त पर अगर असेंबलीज खत्म होती हैं तो 2 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अजहर सिद्दीक साहब, आप इलेक्शन कमीशन के पहले से भी ज्यादा एम्पावर किए जाने को किस तरह से देखते हैं और इसमें पाकिस्तान के निज़ाम पर इसको असरअंदाज होते हुए देखते हैं? और दूसरा ये कि जो अभी हाल ही में कराची मेयर का इलेक्शन हुआ, उसमें जमात इस्लामी वाज़े तौर पर कहती है, और जाहिर है कैमरे की आंख ने बड़ा कुछ महफूज भी किया उस दिन, जिस तरह से हाथापाई, लड़ाई झगड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्हाक के बावजूद उनके 30-31 लोग उस दिन गायब हो जाना, इस सारी डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? मरीहा, जरा शर्मिंदगी होती है इस बात की, इस मुल्क में आज तबाही जो हो रही है, जो बर्बादी चल रही है, इसका मेन कल्प्रिट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है।
इलेक्शन कमीशन आज आईनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करता, 90 दिन के इलेक्शन उसने कराने थे। आपको तो याद है कि ये 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला, जहां सुप्रीम कोर्ट तकरीबन इस बात पे कंसेंसस होता नजर आ रहा था इलेक्शन की तरफ जाना है, ये लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट में। ये पता नहीं किसने बुलाया था, ये बंद कमरे में आए, आकर बैठे और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते 7 महीने। वो 7 महीने ऐसे हुए जी, वो अब तक इलेक्शन नहीं करा सकते। ये तारीखी बात है। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में 10 फरवरी को जब हमने इलेक्शन का जब ऑर्डर लिया, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में किया, वहां ये कहते हैं हमने डेट ही नहीं देनी। आप अंदाजा लगाएं क्या हमने भाई। और दूसरी जो बात है, ये जब तरमीम की है ना इन्होंने 200 ये जो इलेक्शन कमीशन जारी दे सकते, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन ये डेट जो देनी है ये गवर्नर या सदर ने देनी है, बिल्कुल, अनलेस आप पाकिस्तान में तरमीम नहीं करते हैं। बिल्कुल, यस, आपके इलेक्शन एक्ट के जरिए ये तरमीम कर ही नहीं सकते हैं। ये बदनीति और मेलाफिडी में बबरी आ गई। और इसके बाद अब तो ये वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो खेल खेला है वो तो इसको मजीद खेलेगा। फिर क्या श्योरिटी और क्या गारंटी है, कहां रह गया 5 साल में इलेक्शन। अब 12 अगस्त आने वाली है, तो 12 अगस्त से पहले ये क्यों ये तरमीम की गई? ये यही बहाना बनाने के लिए, यही बदनीति का चाल चलने के लिए आगे की गई। क्विकली क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूंगी कि ये जो 12 अगस्त वाला इनका जाहिर है जो टेन्योर खत्म हो रहा है, तो क्या ये मुमकिन है कि ये मजीद इसको थोड़ा सा 1 महीना डिले करने के लिए खुद 1-2 दिन पहले असेंबली तोड़ दें? अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने की है। यहाँ क्रेडिट जाता है इमरान खान का कि ये पता था कि ये आइन के तहत 1 साल के लिए असेंबली बढ़ाई जा सकती है। इमरान खान ने दोनों सूबाई असेंबलियां वक्त से पहले तहलील करके उनका ये ख्वाब चकनाचूर कर दिया। और वो आपने देखा वो निगरान हुकूमत के जरिए ये पूरी जो प्लानिंग चलती रही है। आप मिसाल के तौर पर फर्ज करें ये 1 दिन 2 दिन महीना 1.5 महीना पहले तहलील करेंगे, वो चैलेंज हो जाएगी। और इसलिए चैलेंज होगी कि भाई असेंबली की मियाद तो खत्म होने वाली है। ये 90 दिन का चक्कर लाना चाहेंगे, 30 दिन बढ़ाना चाहेंगे असूली तौर पर। और उसमें उसी तरह से जैसे निगरान सेटअप ये लेकर चल रहे हैं, इसको तूल देने की, जो कि 3.5 साल की इनकी कमिटमेंट हुई है, जहां जब इनको ऑपरेशन नजीम के जरिए लाया गया और आगे पीपल्स पार्टी को देने की वो तैयारियां अपनी जगह पर मौजूद हैं। यानी ये वाला जो खेल है इस मुल्क में, ये अब खत्म, तो इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म होना है, बड़ा वोट की ताकत सामने बिल्कुल सही। जराए बताते हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है कि अक्टूबर-नवंबर तक करा दें 2023 में, नून लीग कहती है कि मार्च-अप्रैल 2024 तक ले जाएं। लेकिन मरियम नवाज ने हाल ही में एक तकरीर में कहा कि इलेक्शन इसी साल के आखिर में आने वाले हैं। आपकी क्या खबर है? आप लाहौर में मौजूद हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बज़ाहिर तो ये लगता है कि इलेक्शन से फरार जो है मुमकिन नहीं है, पर हर सूरत में आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो उसकी कानूनी इम्प्लीकेशंस भी और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन मसला इस वक्त ये आ गया कि इमरान खान को कैसे रोका जाए, क्योंकि अभी तक के तमाम सर्वे ये बताते हैं कि 9 मई के वाकयात के बावजूद इमरान खान का वोट बैंक बदस्तूर इंटैक्ट। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनको घर में नजरबंद कर दिया जाए, उनको इंतखाबी मुहिम चलाने की जाए, उनके लोगों को डराया और धमकाया जाए ताकि वो इलेक्शन आजादाना बुनियादों पर ना चला सकें। और अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मरियम लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी। वो इस तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और अगर वो इस मामले में कामयाब हो जाते हैं तो इलेक्शन अपने वक्त पे हो जाएंगे। लेकिन अगर आखिर तक उनको ये लगा कि ये मामलात हमारे ठीक नहीं हो रहे और सूरत-ए-हाल हमारे हक में नहीं होगी, तो JUI भी, फजलुर रहमान भी और नून लीग भी इलेक्शन से फरार अख्तियार करने की कोशिश करेंगे। और आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ कि इलेक्शन जो है ये हुकूमत जितना फरार इख्तियार कर ले, बहरहाल इनको अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। साबिक वजीर आजम जो शहबाज शरीफ साहब से पहले वजीर आजम साहब थे, जिनका मैं नाम नहीं इस वक्त नाज़रीन ले सकती, उनके हवाले से एतजाज़ हसन साहब के वो हमसाए हैं लाहौर में, ये मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। सलमान आबिद साहब, मुझे ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ किया, क्योंकि बहुत से हमारे सियासी तज्ज़िया निगार सीनियर सहाफ़ी हजरात इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे क्लेम करते हैं कि जी हम ये बात कर रहे हैं, तो अगर फ़र्ज़ किया कि ये तय हो गया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब से पहले थे उनको नाअहल करके इलेक्शन की रेस से आउट करने का फैसला हो गया है, फ़र्ज़ किया कि अगर इसको बिलीव कर लिया जाए, इफ़ वी बिलीव दिस थ्योरी टू बी ट्रू, तो ये बताइए कि फिर जहांगीर तरीन साहब जो अपनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लेकर अभी आए हैं, नई पार्टी लॉन्च की उन्होंने, साथ साथ बड़े मियाँ साहब जो लंदन बैठे हैं और वो भी चाहते हैं कि दोबारा से वो सियासी धारे में शामिल हो जाएं,
अब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि उनकी नाअहली को ख़त्म किया जाए, तो क्या ये मुमकिन होगा इस इलेक्शन में कि एक तरफ आप साबिक वज़ीर आज़म जिनका नाम लेने पर पाबंदी है उनको आप मैदान से आउट कर दें, नाअहल कर दें, लेकिन वहीं पे दो ऑलरेडी नाअहल शुदा लोग जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको मुकाबले के लिए आने दिया जाए? किस तरह से बैलेंस आउट होगा? बात यह है कि जब सिक्का बंद दानिश्वर हजरात और बड़े मारूफ सहाफ़ी सुहेल बड़ाई साहब, अहमद मीर साहब, सलीम साफ़ी साहब, तलत हुसैन साहब, ज़हरा साहब, जब ये खुद बरमला अपने प्रोग्रामों में कहते हैं कि जी इमरान खान के ऊपर क्रॉस लग गया है और अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अब दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, तो सवाल ये है कि फिर इसका मतलब हुआ कि हमने इलेक्शन से पहले नतीजा निकाल लिया ना, फिर तो ये वही सियासी इंजीनियरिंग खेल हुआ ना, और स्क्रिप्ट के तहत फिर हुकूमतें बनेंगी ना, तो फिर इसका मतलब हुआ इलेक्शन शफाफ तो नहीं होंगे, तो फिर अपनी मर्जी जिसको मर्जी आप बना दें, जिसको मर्जी ले आए, जिसको मर्जी निकाल दें। देखिए बात है कि ये फैसले अगर अवाम ने करने हैं तो जरा वेट एंड सी करें और देखते हैं कि अवाम किसको वोट देते हैं। लेकिन जहांगीर तरीन की पार्टी का जो ताल्लुक है, अभी तक तो उस पार्टी के पास इतने लोग भी नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन खड़े कर सकें, और आने वाले दिनों में शायद उनको इश्तिहार जारी करना पड़े कि हमें कारकुनान की जरूरत है, क्योंकि वहाँ कारकुनान तो नहीं है। और बल्कि सुना है कि फवाद चौधरी साहब और ये बाकी लोग जो हैं इन्होंने तंजीमी ओहदे लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो पार्टी अभी शुरू होने से पहले ही जो है डिफ्यूज हो गई है। और ये भी मुझे पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, कि जहांगीर तरीन की और जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होनी है उसमें एक तजवीज ये भी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है इसको मुस्लिम लीग नून में जम कर दिया जाए। अच्छा। तो अभी तो बहुत कुछ होना है। उसकी वजह यह है कि इनके पास वोट नहीं है ना, वोट कहाँ से लेके आएंगे इतनी शॉर्ट नोटिस के ऊपर। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चलेगी। और आप देखिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अगर चलना है तो फिर नुकसान तो मुस्लिम लीग नून का भी होगा, उनका वोट भी तक होगा, तो वो कैसे डाइजेस्ट करेंगे। तो अभी तो बहुत कुछ खेल सजना है, इंतखाबात के हवाले से नई शतबंदी होनी है। उनका वोट बैंक तो ऑब्वियसली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का यही मसला है कि उनके पास वोट बैंक ही नहीं है, वोटर है ही नहीं उनके पास। पीपल्स पार्टी का अपना फेयर शेयर है वोट बैंक का, भले वो सिंध में ज्यादा है, वफाक और पंजाब में इतना नहीं है, लेकिन नून लीग और पीटीआई का जो मेन मुकाबला है वफाक में और पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई और एएनपी का, फजल रहमान साहब की जमात, तो इसमें कहीं से भी किसी एंगल से भी जबरदस्ती भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वोटर नहीं फिट बैठ रहा कि वो कहां से आएगा। नहीं, वोटर तो देखिए ना, मैं बताऊं आपको, अगर जहांगीर तरीन को भी आप मैदान में उतार देना पंजाब में और उनको भी इलेक्शन लड़वा के देख लें, उनको भी वोट नहीं मिलेगा। इसलिए कि वोट हमारे यहाँ इस वक्त जो है पंजाब में नवाज शरीफ साहब का है या इमरान खान साहब का है, किसी तीसरे का वोट नहीं है। इसी तरह जब केपीके में चले जाए वहां इमरान खान का वोट है, कुछ हल्कों में जेयूआई का और कुछ हल्कों में एएनपी का वोट मिलेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर अब हमें माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए और ये जो मसनूई तरीके से हुकूमतें बनाने का जो खेल है ये खत्म होना चाहिए। जो अवामी मैंडेट है उसका एहतराम कीजिए और सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह वो आए और आके इलेक्शन लड़ लें, ताकि वो भी उनकी भी एक ख्वाहिश पूरी हो कि वो मुल्क में थे और इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, या उन्होंने अपनी इस इंतखाबी मुहिम की क़यादत की है। लेकिन ये जो मसनूई तरीके से हुकूमतें बनाने का जो खेल हो रहा है ना जी, जिसके बारे में हमारे यहाँ बहुत से साफी आजाद उसकी पेशगोइयां कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए, वो मुल्क के मफाद में नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर दीजिए और फिर मैं ज़रा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इशू पे आऊँगी आखिर में, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी रिसेंटली रेज़ किया है जी, बड़ी असम्बली में धुआंधार तकरीर की ख्वाजा साहब ने, और उस पॉइंट पे हम आखिर में आएंगे। लेकिन क्विकली आप अपना एनालिसिस क्या इसमें शेयर करेंगे हमारे साथ कि जो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं तो सलमान आबिद साहब के साथ मुकम्मल तौर पर एग्री करती हूँ कि इनके पास वोट बैंक है ही नहीं। पीडीएम का अपना वोट बैंक है, पीटीआई का अपना वोट बैंक है, बीच में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बेशक पीटीआई के बंदे तो तोड़ कर ले गए, लेकिन वोटर तोड़ना जो है वो उनके लिए एक नामुमकिन सी बात है। तो अगर ये नून लीग में जम हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि इससे नून लीग का या ओवरऑल पीडीएम का फायदा होगा या नुकसान होगा? अच्छा, वो ना कई ऐसे फूल है ना जो बिन खिले ही मुरझा गए। वो तरीका अदम एतमाद, अच्छा वो मैं अदम ऐसे निकल आता है मेरे से, वो एतमाद जो भी आप इन्हें कहना चाहें, तो तारीख जो है ना कई लोगों को नहीं भूल सकेगी। और आप इमरान खान के विजन को जानिएगा कि उन्होंने जहांगीर तरीन को क्यों अपने पास नहीं रखा।
आप जरा सोचिएगा, समझिएगा कि इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जिनको इमरान खान पसंद नहीं करते थे। आप उनके उसके विजडम को दाद देनी पड़ेगी आज। मुझे हजार इख्तलाफ रहेगा उस्मान बुज़दार के साथ, नालायकी, करप्शन, ये जो मर्जी आप कहते हैं, यानी वो ठीक है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आपको पता है आजकल सारे तबलीग कर रहे हैं। ये इन्होंने तो सियासत नहीं करनी थी ना, ये तो चिल्ले काटने बैठ गए हैं। तबलीग शुरू कर दी है इन्होंने तबलीगी जमातें बना ली हैं। अब लोगों को दीन सिखाया करेंगे, अपना इखलाक सिखाएंगे ये लोग। और भाई इखलाकी जो इखलाक सिखाएंगे वो करप्ट लोगों के पास कैसे चले जाएंगे? वो तो देखे ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इनको करीब नहीं लगाना चाहिए। ये जेहन में रख लीजिएगा, जो 22 लोटे थे वो नहीं संभाल सकी, और उस पार्टी में उनको जूते पड़ रहे हैं। और ये यहाँ जाके क्या करेंगे? ये एड ऑन क्या करना है? ये तो अच्छा है ना, अच्छा है ये सारा गंद एक जगह इकट्ठा हो जाए और क्रेडिट जाता है इमरान खान को। मुझे भी एतराज रहा कि इन सियासी बातों से गुफ्तगू करनी चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ एक तहरीके जमात इस्लामी रह गई है कि जिससे गुफ्तगू, और अगर जमात इस्लामी पॉजिटिव रोल प्ले करती तो बड़ा बेहतर होना था। बिल्कुल सही। और यहाँ आखिरी बात मैं खत्म कर दूं आपके सामने, जो मामला अब चल रहे हैं ना, यहाँ इस वक्त इस मुल्क को बचाने की जरूरत है। इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख करके वो नहीं चल सकता। ना यहाँ को मिलिट्री कोटे चलनी है, ना ये हाइब्रिड वॉर चलनी है। अब वो जो मामला चल रहे थे ना, वो बड़े खतरनाक माहौल की तरफ जा चुके हैं। अब क्या होगा? अब तो MQM भी आने वाली खड़ी बैठी है, याद रखिएगा। आपने अल्ताफ हुसैन के साथ, यानी मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ कि अल्ताफ हुसैन भी अब आने के लिए तैयार बैठा हुआ है वहां। तो क्या करेंगे आप? अब आप एक ऐसे दहज में जा चुके हैं कि इस मुल्क में अब फैसलाकुन हालात आने वाले हैं। और अगर फर्ज करें आप इमरान तो आप नाहल कर दें, अब तो नाहली रह नहीं गई, अब ये ज़हन में रख लें। कोई इमरान खान के लिए कोई ऐसा पिक्चर ही नहीं है। अब जबरदस्ती आपने जुल्फकार अली भुट्टो के केस में आपने जो हाल करके देख लिया, मैंने ट्रायल पढ़ा हुआ जुल्फकार अली भुट्टो को। अजहर सिद्दीक पूरे पाकिस्तान में वाहिद आदमी है जिसने जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल पढ़ा है, और उसके स्टेटमेंट में पढ़ के वहां जो उस वक्त के हालात थे आज वही हालात है इस मुल्क के। आपको एक इंटरनेशनल लीडर के साथ ये जो कुछ कर रहे हैं, इसका खुमियाजा मुमलकत पाकिस्तान ने भुगतना है। तदब्बर की जरूरत है, इस वक्त इकट्ठे होने की जरूरत है, और इकट्ठे होके इस मुल्क को इकट्ठे होकर लेकर चले, इकट्ठे होकर चलें। बिल्कुल सही जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे आफ्टर द ब्रेक।